everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel. लॉ सेमेस्टर क्वेश्चन आंसर सीरीज में हम लेबर लॉ का आज करने वाले हैं लेक्चर 5. लेक्चर 5 इज द लास्ट लेक्चर फॉर द लेबर लॉ 2. अभी तक हम लेबर लॉ 2 कर रहे हैं, लेबर लॉ 1 का बाकी हमारा, तो उसका हम लेक्चर 5 आज कवर करने वाले हैं. लेक्चर 5 में जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? लेजिस्लेशन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर. जो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट क्या लेजिस्लेशन है, उसके बारे में किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले. ठीक है, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज, दिस इज माई टेलीग्राम आईडी. अगर आप मुझसे वहां पर नहीं जुड़े हैं तो इस सेशन के बाद जुड़ सकते हैं, ताकि आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं. और कोई भी समस्या हो आपकी लॉ लाइफ में तो मुझे वहां पर बता सकते हैं. मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको रिजॉल्व करने. दूसरी चीज, कुछ लोगों ने मुझसे बोला था कमेंट सेक्शन में जब हम बात कर रहे थे, अभी हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स आए लेबर लॉ के, कि मैम आप क्वेश्चन आंसर सीरीज के अलावा हमें वन शॉट भी दी. तो पहली बात तो क्वेश्चन आंसर सीरीज हम ये इसीलिए लेकर आए थे कि बच्चों को अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में हेल्प हो गया आंसर लिखने के लिए, और मेरे को काफी लोगों ने बताया है कि उनको काफी हेल्प हो रही है इससे. दूसरी चीज, वन शॉट वीडियो भी हम लेकर आएंगे और उसका आपको अपडेट जल्दी ही क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा. ठीक है, चल. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? ब्रीफली एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986. ऑब्वियस सी बात है, टॉपिक क्या है कि लेजिस्लेशन बताना है, किससे रिलेटेड? चाइल्ड लेबर से रिलेटेड लेजिस्लेशन पे क्वेश्चन आएंगे. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो इन्हें पूछा है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, वो ये पूछा है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताओ. किसका? चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एक्ट का, क्योंकि वही चाइल्ड लेबर से रिलेटेड, फोर्स लेबर से रिलेटेड इसमें लेजिस्लेशन दिया गया है कि किस तरीके से डील करना है, और क्या फैक्टर्स हैं जो कि इसकी जरूरत पड़ी, इसके इनैक्टमेंट की जरूरत पड़ी. ये चीज 5 मार्क्स के आंसर में बतानी है. तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे? पहले हम एक्ट के बारे में बताएंगे. ठीक है, जो चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन और रेगुलेशन एक्ट है वो इनेक्ट हुआ था किस वजह से? क्योंकि बहुत ज्यादा क्या हो रहा था? चाइल्ड लेबर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था. आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे, कहीं कहीं अभी भी है बट अब इतना नहीं है, पहले के टाइम पे बच्चों को क्या किया जाता था? इन्वॉल्व किया जाता था ऐसे कामों में जो उनके लिए बहुत सेफ्टी उनकी नहीं है, उनके लिए बहुत डेंजरस थे. ऐसे कामों में उनको इन्वॉल्व किया जाता था और उनसे बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है. अगर हम सिंपल शब्दों में बोले तो उनका क्या हो रहा था? एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था. तो चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था. तो हमें पता है जब एक्सप्लॉइटेशन होता है तो वी हैव दी आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड. तो बहुत जरूरत थी कि यार आर्टिकल से कुछ नहीं हो रहा है, एक प्रॉपर एक्ट आने की बहुत जरूरी है. और इसी वजह से एक एक्ट आया जिस एक्ट का नाम है क्या? एडोलसेंट चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट. और ये एक्ट कब आया? 1986 में आया. ठीक है, ताकि जो चाइल्ड लेबर का एक्सप्लॉइटेशन है भारत में, इंडिया में, उसको क्या किया जा सके? रोक लगाया जा सके, प्रोहिबिट किया जा सके. 1986 के पहले कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं था जो कि एक्सक्लूसिवली क्या करे? एड्रेस करे चाइल्ड लेबर. मैंने आपको बताया कि पहले से हम आर्टिकल के बेसिस पे चल रहे थे कि वी हैव द आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट उससे कुछ भी नहीं हो रहा था. एक बहुत जरूरी थी क्या? एक लेजिस्लेशन की. तो इसी वजह से क्या हुआ? इस लेजिस्लेशन को हम पिक्चर में लेकर आए. जब हम लेजिस्लेशन को पिक्चर में लेकर आए तो उसके बाद क्या हुआ? कॉम्प्रिहेंसिव लॉ कोई भी नहीं था. ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव लॉ की वजह से यहाँ पर क्या हुआ? एक लेजिस्लेशन लाकर लाना पड़ा. किससे रिलेटेड? चाइल्ड लेबर से रिलेटेड. बहुत सारे लेजिस्लेशन जैसे फैक्ट्रीज एक्ट हो गए, माइंस एक्ट हो गए, और उसी के साथ साथ वो क्या करते हैं? लिमिटेड प्रोटेक्शन देते हैं. बट ये क्या है? वो बहुत ही मतलब जो बाकी जो रेगुलेशंस है वो इनसफिशिएंट थे. जैसे हमारा फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, माइंस एक्ट हो गया, इन सब में क्या है? इन सब में हमारा वो था, क्या था हमारा? चाइल्ड लेबर से रिलेटेड वो चीजें नहीं थी, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड इंक्लूड नहीं किया था. यहाँ पर वो चीज बताई गई है. ठीक है, और इसी वजह से क्या किया गया? ये एक्ट लेकर आए हम. कौन सा? फैक्ट्रीज, ये आपका चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर एक्ट. फिर क्या हुआ? एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया जो कि किसके थ्रू आया? गुरु पत्स्वामी कमेटी के थ्रू, रिपोर्ट के थ्रू आया. और ये जो रिपोर्ट थी ये कब की थी? 1973 की थी, जिसने पूरी तरीके से क्या किया? इशू स्टडी किया. किसका इशू? कि किस तरीके से जो चाइल्ड लेबर है उसको बैन किया जाए एक हजार्डस ऑक्यूपेशन में, और किस तरीके से जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है चाइल्ड लेबर का उसको प्रोहिबिट किया जाए, प्रिवेंट किया जाए. इस कमेटी की रिपोर्ट ने वो पूरा बताया.
ठीक है। और उसी के बाद कमिटी ने ये बताया कि बहुत ज़रूरी है क्या कि हम एक जो वर्किंग कंडीशंस दी जा रही है चाइल्ड लेबर को, उसको क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए और उन कंडीशंस पे काम किया जाए, ये भी कमिटी की रिपोर्ट में था। इंडिया का जो कमिटमेंट था इंटरनेशनल कन्वेंशंस के साथ, स्पेशली जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है और उसी के साथ जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है राइट ऑफ द चाइल्ड पे, वो क्या, वो मोटिवेट कर रहा था गवर्नमेंट को कि भैया आपको क्या करना है, इन इश्यूज के ऊपर काम करना है, इनको प्रोहिबिशन से रिलेटेड एक प्रॉपर लेजिस्लेशन लाना है। ये चीज क्या, ये चीज यहाँ पर बताई गई है। चलो फिर हम आते हैं एडिशनली कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लेजिस्लेशन के अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे जो प्रोविजंस हैं वो डील करते हैं लेबर, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट करता है चिल्ड्रन का एम्प्लॉयमेंट फैक्ट्रीज और हजार्डस इंडस्ट्रीज में। और जो आर्टिकल 39E है और एफ है डीपीएसपी का, वो क्या करता है, स्टेट को अर्ज करता है कि वो क्या करें, चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करें एक्सप्लॉयटेशन से और एक हेल्दी चाइल्डहुड क्या करें, इंश्योर करें। जो फैक्टर्स हैं वो कलेक्टिवली लीड करे किस चीज के लिए, कि चाइल्ड लेबर एक्ट का लाना पड़ेगा। तो 1986 में क्या हुआ, इस एक्ट को लाया गया और 2016 में इस एक्ट को क्या किया, अमेंड किया, जिसमें इंक्लूड किया एडोलसेंट एंड एक्सपेंड द स्कोप ऑफ प्रोहिबिशन। ठीक है। सो बेसिकली 1986 में क्या हुआ, एक्ट आया, बट 2016 में इस एक्ट में क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ और उस अमेंडमेंट से क्या किया गया, एडोलसेंट को ऐड किया और उसी के साथ जो प्रोहिबिशन का स्कोप है उसको क्या किया, एक्सपेंड किया अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है। सो हमसे यहाँ पर से 5 मार्क्स में क्वेश्चन में ये पूछा था कि आपको लेजिस्लेशन बताना है किससे रिलेटेड, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड। उसमें उन्होंने बताया था कि एक्ट की हिस्ट्री बताओ। ठीक है। तो हमने एक्ट के बारे में बताया, एक्ट की हिस्ट्री बताई कि पहले कुछ भी नहीं था, जरूरत थी 1986 में, फिर लेकर आया गया उसको और उसके बाद 2016 में उसका क्या किया, अमेंडमेंट। अब हम आते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है हमारा कितना बेटा, 10 मार्क्स का। क्या बोल रहा है, डिस्कस द रोल एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ आर्टिकल 24 एंड आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन एड्रेसिंग चाइल्ड लेबर। यहाँ पर उनने पहला क्वेश्चन पूछा है कि आपको इंटर रिलेशनशिप डिस्कस करनी है किसके बीच में, आर्टिकल 24 के बीच में और आर्टिकल 21A के बीच में। कहां पर, जो कि आप एड्रेस करोगे किसको, चाइल्ड लेबर को। हाउ have this constitutional provision influenced the development of statutory labor laws in India, particularly the child and adolescent labor एक्ट 1986। और किस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ने इन्फ्लुएंस किया है लेबर लॉज, स्टैट्यूटरी लेबर लॉज का डेवलपमेंट, स्पेशली जो चाइल्ड लेबर एक्ट है उससे रिलेटेड, वो बताना है। और आपके अपने आंसर को कितने रिलेवेंट केस लॉज के सामने यहाँ पर क्या करना है, साइट करना है। ठीक है। तो 3 चीजें पूछी गई हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन में। क्या पूछा है, पहली बात तो इंटर रिलेशनशिप बताओ आर्टिकल 24 एंड आर्टिकल 21A के बीच में, और वो इंटर रिलेशनशिप आपको किससे रिलेटेड बताना है, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड बताना है। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछा है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ने इन्फ्लुएंस्ड किया है जो लेबर लॉज का डेवलपमेंट है, स्पेशली जो चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट वाला है उसका। और जो तीसरी चीज इसमें बोली गई है कि आपको अपने आंसर को क्या करना है, केस लॉज के साथ सपोर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बताऊंगी क्या रिलेशनशिप, तो मैंने यहाँ पे इंट्रो दिया है पहले कि जो चाइल्ड लेबर है वो एक परसिस्टेंट क्या रहा है, सोशल इशू रहा है इंडिया में, जो कि रूटेड है पॉवर्टी में, इलिटरेसी में और सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का आर्टिकल 24 और 21A के थ्रू वो क्या करता है, फाउंडेशनल लीगल फ्रेमवर्क देता है, जिस वजह से क्या हो, जो चाइल्ड लेबर पे काम कर सके और चाइल्ड वेलफेयर और एजुकेशन को प्रमोट कर सके, हमारा आर्टिकल 21A। ठीक है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स हैं ये सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, कि जो फॉर्मुलेशन है और एवोल्यूशन है लेबर लॉस का इंडिया में, वो क्या हो, वो अच्छे से हो, अच्छे से उसकी पूरी डेवलपमेंट हो। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या करते हैं, मेक श्योर करते हैं। और पर्टिकुलरली क्योंकि आर्टिकल 24 और 21A कहीं ना कहीं चाइल्ड से रिलेटेड है, तो इसी वजह से पर्टिकुलरली जो चाइल्ड एक्ट है उस पर उनका ये बहुत फेकस है। सबसे पहले मैं आर्टिकल 24 के बारे में बात करूंगी, जो कि बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। आर्टिकल 24 स्टेट्स करता है कि कोई भी बच्चा जो कि 14 साल से क्या है, छोटा है, वो एम्प्लॉय नहीं हो सकता किसी फैक्ट्री में, किसी माइन में, जहां पर वो फैक्ट्री और माइन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व है, उस बच्चे को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता अगर बच्चा 14 ईयर्स से कम है। ठीक है। दूसरी चीज मैंने यहाँ पे बताई है कि ये जो प्रोविजन है ये एम करता है कि जो चिल्ड्रन है वो फिजिकल और मेंटल एक्सप्लॉयटेशन से उनको प्रोटेक्ट किया जाए हजार्डस इंडस्ट्रीज में। और ये एक बेसिकली क्या है,
नेगेटिव राइट है इन जो कि क्या करेगा, सेफ्टी और वेलबींग जो बच्चों की है वो इंश्योर करेगा कि वो क्या रहे, प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड रहे। और स्पेशली जो बच्चे 14 साल के से मतलब कम है, मतलब 14 साल तक के बच्चे हैं, उनको मेक श्योर करेगा कि भैया ये लोग क्या रहे, इनकी सेफ्टी प्रोटेक्ट रहे। दूसरा आर्टिकल मैंने आर्टिकल 21 ए डिस्कस किया, जो कि बात करता है राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड। आर्टिकल 21 ए ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है। और वो क्या बोलता है कि जो स्टेट है उसका क्या है, उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जितने भी बच्चे हैं, और वो बच्चे जो कि क्या है 6 से लेके 16 साल तक के, उन बच्चों को क्या करना पड़ेगा, फ्री कंपलसरी एजुकेशन देनी पड़ेगी। ये चीज आर्टिकल 21 ए में क्लियरली बताई गई है। ओके, उसके बाद हम आते हैं दूसरा, इट मेक्स क्या कि एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाता है। और ये जो आर्टिकल है ये कॉम्प्लीमेंट करता है आर्टिकल 24 को, जो कि इंश्योर करता है कि जो बच्चे हैं वो सिर्फ क्या, उनको लेबर में नहीं देखा जाए कि भाई आर्टिकल 24 बोल दिया कि भैया एक्सप्लॉइटेशन से बचाया जा रहा है, बट आर्टिकल 21 ये मेक श्योर करता है कि अगर आप बचा रहे हो तो उसके साथ आप ये भी मेक श्योर करो कि उस बच्चे को फ्री और क्या मिले, कंपलसरी एजुकेशन मिले। तो इसी बेसिस पे वो दोनों आर्टिकल्स क्या करते हैं, काम करते हैं। अगर मैं इंटर रिलेशनशिप की बात करूं तो जो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है, आर्टिकल 24 प्रोहिबिट करता है चाइल्ड लेबर को हजार्डस जॉब में, और आर्टिकल 21 है वो इंश्योर करता है कि जो चिल्ड्रन है वो क्या रहे, एजुकेशन में इंगेज रहे, इंस्टेड वो लेबर में इन्वॉल्व हुए। इससे अच्छा उनको क्या किया जाए, पढ़ाया लिखाया जाए। दूसरा है टू फॉर प्रोटेक्शन, एक प्रोविजन प्रिवेंट करता है एक्सप्लॉइटेशन, और दूसरा इंश्योर करता है कि एम्पावरमेंट हो बच्चों की, और वो एम्पावरमेंट किसके थ्रू हो, एजुकेशन के थ्रू हो। तीसरा पॉइंट बोलता है दैट इज पॉलिसी इंपैक्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है वो क्रिएट करता है ड्यूटी स्टेट पे कि वो इनेक्ट करे, इन्फोर्स करे लॉस को जो प्रिवेंट करेगा चाइल्ड लेबर, और कहीं ना कहीं क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा एजुकेशन। ये चीज इंटर रिलेशनशिप में यहाँ पर बताई गई है। फिर हम आते हैं इन्फ्लुएंस ऑन लेबर लेजिस्लेशन, कि लेबर लेजिस्लेशन पे किस तरीके का इनका इन्फ्लुएंस रहा है प्रोविजंस का। तो अगर मैं चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर की एक्ट की बात करूं, तो बेसिकली ये एक्ट बनाया गया था कि जो एम्प्लॉयमेंट है, जो चिल्ड्रन छोटे हैं 14 साल से छोटे मतलब कम है, उनका क्या कर सके, एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट कर सके, और वो एम्प्लॉयमेंट हजार्डस ऑक्यूपेशन, हजार्डस फैक्ट्री में रोका जा सके। इसी वजह से क्या किया था, इस एक्ट को लाया गया था। और जो कंडीशंस है वर्क की दूसरे सेक्टर्स में, उनको क्या किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके। 2016 के अमेंडमेंट ने क्या किया, बहुत सारे चेंजेस लाए, जिसमें से सबसे पहला क्या था, ये पूरी तरीके से प्रोहिबिशन, जो भी चिल्ड्रन एम्प्लॉयड है किसमें, 14 साल से कम है उसका, अगर हजार्डस फैक्ट्री में वो एम्प्लॉयड है तो उसका क्या किया जाएगा, प्रोहिबिशन किया जाएगा। उसी के साथ साथ रेगुलेशन और प्रोहिबिशन जो भी वर्क कर रहे हैं एडोलसेंट के लिए 14 टू 18 ईयर्स में, वो नॉन हजार्डस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड किस तरीके से काम करना है वो यहाँ पे बताया गया है। और अलाइनमेंट की बात करें आर्टिकल 21 ए की, राइट टू एजुकेशन चीज की जो एम्प्लॉयमेंट है चिल्ड्रन का वो इनकम्पिटेबल है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से, एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन पे आती हूँ, दैट इज जुडिशियल इंटरप्रिटेशन केस लॉ। आपको बोला था मैंने कि केस लॉ भी पूछेगा। तो पहला केस मैंने यहाँ पे एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का बताया, जो कि 1996 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इशूड की थी कि किस तरीके से चिल्ड्रन का रिहैबिलिटेशन हो, जो चिल्ड्रन काम कर रहे हैं हजार्डस इंडस्ट्री में। और ऑर्डर किया था कि पेमेंट ऑफ कंपनसेशन दिया जाए, कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए, जो कि क्या होना चाहिए, लिंक करना चाहिए आर्टिकल 24 को और आर्टिकल 21 ए को। उसी के साथ साथ यहाँ पर दूसरा जो केस मैंने बताया, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का 1993 का, कोर्ट ने बोला कि जो राइट टू एजुकेशन है वो एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में, और इसीलिए क्या किया गया, उन्होंने आर्टिकल 21 ए का इंट्रोडक्शन किया। क्योंकि मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड बताना है, इंटर रिलेशनशिप उनकी बताना है, तो मैं केस लॉ भी उनका ही बताऊंगी। केस लॉ मैं यहाँ चाइल्ड लेबर एक्ट का नहीं बताऊंगी। ठीक है, कंक्लूजन में मैंने यहाँ पे बताया कि आर्टिकल 24 और आर्टिकल 21 ए टुगेदर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेडरूक को फॉर्म, जो कि चाइल्ड वेलफेयर की इंडिया में है, और एम करते हैं कि चाइल्ड लेबर को एरेडिकेट कर सके, एजुकेशन को प्रमोट कर सके। इनका जो इंटर रिलेशनशिप है वो गाइड करता है स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन को, एविलेशन, और पर्टिकुलरली जो कि 1986 एक्ट के थ्रू होता है और 2016 अमेंडमेंट के। जो जुडिशरी है वो प्ले करती है क्या, एक क्रूशियल रोल, जो कि इंटरप्रेट करता है, इन्फोर्स करता है ये राइट, ताकि वो क्या कर सके, अपहोल्ड कर सके डिग्निटी को, और कोई भी अगर फ्यूचर है मतलब जो बेसिकली चाइल्ड का फ्यूचर है उसको भी क्या कर सके, अपहोल्ड कर सके। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया था कि क्या इंटर रिलेशनशिप है आर्टिकल 24 और आर्टिकल 21 ए में, वो मैंने बताया।
दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि किस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के वजह से लेबर लॉस का क्या हुआ, आगमन हुआ, और स्पेशली जो चाइल्ड लेबर एक्ट वाली चीज है उसका किस तरीके से आगमन हुआ वो मैंने बताया। तीसरी चीज उसमें बोली थी कि आपको अपने आंसर को सपोर्ट करना है केस लॉ के साथ, तो मैंने यहाँ पे 2 केस लॉज बताए, और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या बताया, कंक्लूजन बताया। 10 मार्क्स के आंसर में मुझे इतना लिखना ही पड़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 8 मार्क्स का है। क्या बोलता है, discuss the composition, functions and significance of the technical advisory committee under the child and adolescent labor prohibition and regulation act 1986। क्या करना है, डिस्कस करना है कंपोजिशन को, फंक्शंस को और सिग्निफिकेंस किसके, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी जो कि चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर एक्ट में, चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर एक्ट में एक कमेटी बैठाई जाती है और वो कमेटी का नाम है टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। आपको आपके क्वेश्चन में लिखना है कि किस तरीके से उस कमेटी का कंपोजिशन होता है, किस तरीके से उस कमेटी के फंक्शंस हैं और क्या सिग्निफिकेंस है उनका, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि किस तरीके से ये जो कमेटी है ये कंट्रीब्यूट करती है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट को, कि किस तरीके से ये कमेटी एक तरीके से अपना बता रही है कि कैसे एक्ट चलेगा, कैसे इंप्लीमेंट करेगा, वो भी आपको यहाँ पर बताना है और 8 मार्क्स का क्वेश्चन लिख। तो पहले मैं टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी क्या होती है ऑब्वियसली वो बताऊंगी। तो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी जो कि चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर एक्ट में दी गई है, वो क्या करती है, एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है, जो कि एडवाइस करती है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करती है जितने भी टेक्निकल मैटर्स होते हैं, और वो टेक्निकल मैटर्स किससे रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड और जो अडोलसेंट लेबर है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर जितने भी मैटर्स आएंगे जो कि एक बच्चे से रिलेटेड है या एक अडोलसेंट लेबर से रिलेटेड है, उन सारे चीजों पे किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है, एडवाइजरी देनी है, वो कौन देगा, वो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी देगी। और किसको देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी। ये इंश्योर करती है कि जो एक्ट के प्रोविजन है वो क्या रहे, रिलेवेंट रहे, विदाउट चेंजिंग दी, मतलब ऑक्यूपेशनल रिस्क वगैरह को चेंज करते हुए ना, उनको मतलब जो बेसिकली जो सारी चीजें हैं एक्ट में प्रोविजंस दिए हैं उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, ये वही बताता है। अगर मैं बात करूं कि इसका लीगल बेसिस कहाँ है, कहां पर ये दी गई है, तो ये सेक्शन 5 में दी है, किसके, चाइल्ड एंड अडोलसेंट लेबर एक्ट के। ठीक है, क्या बोलता है सेक्शन 5, सेक्शन 5 क्लियरली बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी जो कि असिस्ट करेगा कोई भी मैटर्स जो कि कंसर्न होंगे, अगर किसी भी तरीके का ऑक्यूपेशंस जो प्रोहिबिट करना है चाइल्ड एंड चिल्ड्रन एडोलसेंट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड पूरी एडवाइजरी कौन देगा, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। सो बेसिकली सेक्शन 5 में ये बताया है कि जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है वो कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगा, और एडवाइजरी कमेटी किसको असिस्ट करेगी, किसको एडवाइस देगी, वो एडवाइस देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। दूसरी चीज यहाँ पर क्या बोली है कि कमिटी का कंपोजिशन, कौन कौन आदमी रहेगा भैया कमिटी में, ये जानना भी जरूरी है। तो जो कमिटी है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी किसकी तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। क्या क्या कौन कौन रहेगा, चेयरपर्सन रहेगा जो कि अपॉइंट किया जाएगा किसकी तरफ से, सरकार की तरफ से। दूसरा, और जो जो मेंबर्स रहेंगे वो कौन रहेंगे, टेक्निकल के, साइंटिफिक के, मेडिकल एक्सपर्टाइज के, ये सारे मेंबर्स रहेंगे। और जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, प्रिस्क्राइब कर सकती है कि इन मेंबर्स का, इन चेयरपर्सन का कितने साल का टेन्योर रहेगा, क्या नंबर रहेंगे, 2 लोग रहेंगे, 3 लोग रहेंगे, और क्या क्वालिफिकेशंस होगी मेंबर्स की, वो भी कौन बताएगा, गवर्नमेंट बताएगी। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का, तो पहला जो फंक्शन होता है एडवाइजरी कमेटी का वो होता है रिव्यू एंड रिकमेंडेड अमेंडमेंट्स टू द शेड्यूल। अगर किसी भी तरीके के अमेंडमेंट देना है शेड्यूल में या किसी भी तरीके का रिव्यू करना है, तो वो कौन बताएगा, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बताएगी। एडवाइस करती है कि या तो ऐड करना हो या तो रिमूव करना हो ऑक्यूपेशन या प्रोसेसेस जो कि चिल्ड्रन के लिए या एडोलसेंट लेबर के लिए हाजार्डस है, उसको अगर कुछ काम करना है, उसको अमेंड करना है, रिमूव करना है, तो उसकी एडवाइस कौन देगा, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी देगा। दूसरा फंक्शन है एक्सपर्ट कंसल्टेशन, प्रोवाइड करता है एक्सपर्ट इनपुट हेल्थ पे, सेफ्टी पे, और उसी के साथ साथ जो एक्यूपेशनल अजहार्ट्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर पे, उस पे भी ये क्या करते हैं, अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं। तीसरा जो है असिस्ट करता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, जो कि कंट्रीब्यूट करता है टेक्निकल गाइडेंस की, जो भी रूल्स हैं उनको फ्रेम करने में, अमेंड करने में, वो चीज यहाँ पे बताई गई है। चौथा है डायनामिक मॉनिटरिंग, इंश्योर करता है कि नया और एक इमर्जिंग इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी क्या करे, रिस्क पोज करे और उसी के साथ साथ एडिक्वली रेगुलेट हो। फिर आते हैं कमिटी का सिग्निफिकेंस, पहला साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इंश्योर करता है गवर्नमेंट के जो डिसीजन है वो बेस्ड है डेटा पे, रिसर्च पे और एक्सपर्टाइज पे, ना कि सिर्फ और सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न है बस वो।
ठीक है, उसी के साथ जो प्रोटेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है स्ट्रेंथन करता है प्रोटेक्टिव स्कोप एक्ट की, जो कि कंटिन्यूअसली रिव्यू कर रहा है कि क्या कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं हजार्डस वर्क को। तीसरा, टाइमली अपडेट हेल्प करता है लॉ को कि वो इवॉल्व और चेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट के साथ इंश्योर करे चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर को रेगुलेटेड अप्रोप्रिएटली, जो कि करंट रियलिटी से रिलेटेड है। चौथा, लेजिस्लेटिव सपोर्ट देता है गवर्नमेंट को, क्या करता है, असिस्ट करता है, एड करता है कि उनके जो पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है आर्टिकल 24 में और आर्टिकल 21A में वो क्या हो सके, फुलफिल हो सके। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। उसमें हमने अब बताना है कंट्रीब्यूशन किस तरीके से है। तो जो टीएसी है वो इंश्योर करता है कि जो बैंड ऑक्यूपेशंस है, प्रोसेसेस हैं, वो क्या रहे, पूरी अप टू डेट रहे। ठीक है, उनमें अगर कोई भी रिलेवेंट चेंजेस हैं वो सब कर सके। इसी के साथ ये प्रोवाइड करता है कि जो इंस्पेक्टर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उनको किस तरीके से काम करना है, उनका गाइडेंस देता है। और ये प्रोवाइड करता है एक प्रोएक्टिव रोल किसमें, आइडेंटिफाई करने में कि कोई भी रिस्क तो नहीं है जहाँ पे क्या हो रहा है, चाइल्ड लेबर इश्यूज एस्केलेट हो रहा है, उसकी क्या रिस्क है, किस वजह से हो रहा है, वो सारा काम भी किसका है, टीएसी का है। कंक्लूजन की बात करूँ तो जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है वो सर्व करती है एक साइंटिफिक और एक स्ट्रेटेजिक बैकबोन किसकी, चाइल्ड एंड एडोलसेंट एक्ट की। जब लॉ को हम टेक्निकली साउंड और सोशली रिस्पॉन्सिव समझते हैं तो जो कमिटी है वो एक वाइटल रोल प्ले करती है चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने में एडोलसेंट से, हजार्डस एंड एक्सप्लॉइटेशन लेबर से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पूरा कंक्लूजन बताया है। यहाँ पर मुझसे पूछा था कि टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का आपको कंपोजिशन बताना है, फंक्शन बताना है और किस तरीके से वो काम करती है, ये सारी चीजें बतानी है, तो वही मैंने यहाँ पर बताई है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन है हमारा 10 मार्क्स का। क्या बोला है, critically examine the enforcement mechanism under the Child and Adolescent Labor Act with reference to the authorities responsible, the classification of offences and the provision relating to compounding of offences. How does the provision ensure effective implementation of the act? So basically यहाँ पर ये बताया है कि जो एक्ट में एक मैकेनिज्म है और जो हमारा अथॉरिटीज जो रिस्पॉन्सिबल बताई गई है एक्ट में, उसके बारे में आपको बताना है और किस तरीके से ये प्रोविजन इंश्योर करते हैं कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो एक्ट का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक्ट के बारे में बताया कि क्यों आया है वो एक्ट। अब मैंने यहाँ पे बताया इंपॉर्टेंट चीज क्या, अथॉरिटीज कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है इन्फोर्समेंट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, सबसे पहले कौन अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ऑफिसर्स। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एनी ऑफिसर जो कि डेजिग्नेट किए गए गवर्नमेंट की तरफ से, उनके पास पूरी तरीके से पावर है कि वो एक्शन ले सकते हैं अगर किसी ने भी एक्ट का वायलेटर किया। और ये ऑथोराइज्ड है कि वो क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शंस कैरी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कैरी कर सकते हैं। अगर उनको लग रहा है कि भैया कहीं पर भी चाइल्ड लेबर का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है या कोई भी गड़बड़ हो रही है, तो ये जो है ये पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं। दूसरा, इंस्पेक्टर्स, ये एक्ट प्रोवाइड करता है इंस्पेक्टर्स की अपॉइंटमेंट, जो कि अपॉइंट होंगे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। ये जो इंस्पेक्टर है ये सेंट्रल रोल प्ले करते हैं कि वो पूरी तरीके से प्लेसेस ऑफ वर्क को इंस्पेक्ट कर सके, मॉनिटर कर सके कि कोई भी वायलेशन नहीं हो रहा हो। ये काम किसका रहता है, इंस्पेक्टर का रहता है। तीसरा, स्पेशल अथॉरिटीज एम्पावर्ड है कि वो इंश्योर करें ये जो प्रोविजंस है इस एक्ट के वो इम्प्लीमेंटेशन हो, जिसमें वो इंक्लूड कर सकते हैं गवर्नमेंट अपॉइंटेड एजेंसीज को, एनजीओज को, जो कि तरीके से काम कर रहे हो या इससे रिलेटेड और पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हो। ठीक है, सो तीन होते हैं, डीएम आपका, इंस्पेक्टर और स्पेशल अथॉरिटीज इस एक्ट में काम करते हैं। अगर मैं बात करूं इस एक्ट के हिसाब से क्लासिफिकेशन ऑफेंसेस का, तो ये जो एक्ट है ये क्लासिफाई करता है वेरियस ऑफेंसेस, जिसमें से पहला है आपका अगर किसी बच्चे का एम्प्लॉयमेंट किया 14 साल से पहले। सेक्शन 3 में बताया है एक्ट के कि अगर 14 साल से छोटे बच्चे का क्या किया, ऑक्यूपेशन किया, तो वो प्रोहिबिट है। और अगर इस प्रोविजन का सेक्शन 3 का वायलेशन किया तो वो क्या होगा, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। मतलब जो पुलिस है वो क्या कर सकती है, बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है और उसी के साथ साथ जिसने एम्प्लॉय किया है वो बच्चे को, उस एम्प्लॉयर को चार्ज भी कर सकती है पनिशेबल ऑफेंस का। और यहाँ पर जो इम्प्रिजनमेंट है वो क्या दिया गया, 2 साल तक दिया गया और जो फाइन है वो 20,000 से लेके 50,000 तक दी गई है। फिर बात करूं एम्प्लॉयमेंट और एडोलसेंट हजार्डस ऑक्यूपेशन में, ये जो एक्ट है ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट एडोलसेंट कहाँ पर, हजार्डस ऑक्यूपेशन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसी के साथ साथ अगर वो कहीं से कहीं तक एम्प्लॉयमेंट हुआ हजार्डस ऑक्यूपेशन में, तो वहां फिर क्या होगा, उनको पनिशमेंट होगी। ठीक है, पेनल्टीज, अगर किसी इंसान ने फिर से वो ऑफेंस किया, रिपीट ऑफेंडर किए, तो उनकी पेनल्टी यहाँ पर बताई गई है कि उनको इम्प्रिजनमेंट और फाइन दिया जाएगा। उसके बाद क्या आता है, पेरेंट एंड गार्जियन, अगर कुछ केसेस में पेरेंट और गार्जियन चाइल्ड के क्या किए गए, लायबल है, उनके वजह से बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो उनको भी क्या किया जाएगा, उनको भी पूरी पनिश किया जाएगा।
कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, वन सबसे मेन फीचर्स इस एक्ट का क्या है कि ये जो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस वो अंडर सेक्शन 14D में दिया गया है कि कंपाउंडिंग रेफर करता है कि अगर कोई माइनर ऑफेंसेस को सेटल करना है फाइन के पेमेंट के थ्रू या फुल ट्रायल है क्रिमिनल रिकॉर्ड के थ्रू, तो वो यहाँ पर हो सकता है। और ये जो प्रोविजन है ये इंटेंट करता है रिहैबिलिटेशन को इंकरेज करना, और उसी के साथ साथ जो लिटिगेशन है उसको रिड्यूस करे कि भाई अगर फाइन में सेटल हो जा रहा है, ट्रायल में सेटलमेंट हो जा रहा है, तो लिटिगेशन में ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा। कंपाउंडिंग की क्या कंडीशन होती है कि कंपाउंडिंग की कंडीशन सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है हर एक केस पे होगा, जो केस उनको लग रहा है कि ये केस मतलब इतना बड़ा नहीं है उस पर ये कंडीशंस क्या हो सकती हैं, फुलफिल हो सकती है। फिर हम आते हैं इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस कि किस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल आती है। तो यहाँ पर पूरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर होने के बाद भी क्या होता है, जो ट्रेनिंग नहीं हो पाती इंस्पेक्टर्स की और जो रूरल एरियाज हैं उनमें इनका प्रॉपर वर्क नहीं हो पाता, वहाँ पे आज भी क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रही है, ये सबसे बड़ी चैलेंजेस है इम्प्लीमेंट। फिर मैंने लास्ट में क्या बताया है उसका कंक्लूजन बताया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 10 मार्क्स का है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपको एग्जामिन करना है रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, डीएम की, जो अभी हमने देखे थे डीएम उनके बारे में, और कैसे ये अथॉरिटीज कंट्रीब्यूट करती हैं एक्ट को इफेक्टिव इम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक्ट के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो इस एक्ट में एम्प्लॉयड होते हैं और वो क्या करते हैं, क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कि प्रॉपर तरीके से सारी चीजें हो, कोई भी प्रोहिबिशन ना हो, मतलब कोई भी गलती ना हो, कोई भी वायलेशन ना हो, ये मेक श्योर करते हैं। ठीक है, इंस्पेक्टर का रोल क्या होता है, लीगल बेसिस, पहली बात है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है, और वो किस में अपॉइंट करती है, सेक्शन 17 एक्ट में। ठीक है, उनका जो जुरिस्डिक्शन रहता है और किस तरीके से उन्हें काम करना है वो नोटिफिकेशन के थ्रू उन्हें पता चलता है। इंस्पेक्टर की क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो करेंगे इंस्पेक्शन एंड सर्वेलेंस, अगर उनको लग रहा है कि कहीं पर कोई गलती हो रही है या कहीं पे कोई चाइल्ड प्रोहिबिशन एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है आपका, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो उस पे इंस्पेक्टर पूरा इंस्पेक्शन करेंगे, सर्वेलेंस करेंगे। उसी के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस कलेक्शन, कोई भी अगर ऐसा प्रोसीजर चल रहा है या ऐसा कोई खबर मिली है कि यहाँ पर ऑफेंस हो रहा है तो उसमें इन्वेस्टिगेट करना और उनसे रिलेटेड सबूतों को कलेक्ट करना वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंप्लेंट्स फाइल करने की अगर कोई भी चीज़ आ रही है कि भैया ऑफेंस आया, तो वो क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्टर लीगल प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं और वो कंप्लेंट के थ्रू होगी। ओके, उसी के साथ-साथ क्या मेंटेनेंस रिकॉर्ड, अगर ऐसा लग रहा है कि भैया रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है इंस्पेक्शंस के, इंक्वायरी के, कोई भी जो ऑफेंसेस हुए हैं तो उनका भी पूरा काम कौन करेगा, इंस्पेक्टर काम करेगा। चैलेंजेस की बात करूं तो इनएडिक्वेट नंबर है इंस्पेक्टर्स के, लार्ज रीजन्स के, मतलब जो लार्जर रीजन्स में जो नंबर्स हैं लेबर के वो इंस्पेक्टर के वो कम है। ओके, और उसी के साथ उनको जो ट्रेनिंग है वो सही से नहीं मिली है कि किस तरीके से हैंडल करना है, तो उसमें कहीं ना कहीं चैलेंज आ जाता है। वे जो दूसरी अथॉरिटी होती है हमारी डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनका रोल क्या होता है, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होता है। 2016 अमेंडमेंट के बाद क्या किया गया है, डीएम को एक नोडल अथॉरिटी बताया गया है जो कि क्या करेंगे, इस एक्ट को डिस्ट्रिक्ट में इन्फोर्स करवाएं। वो बेसिकली डीएम क्या होते हैं, एम्पावर्ड होते हैं कि वो कोऑर्डिनेट करें, मॉनिटर करें और इन्फोर्स करें एक्ट को, किसके थ्रू, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स के थ्रू। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ओवरसाइट, सुपरवाइज करना पूरे इम्प्लीमेंटेशन को एक्ट का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और इंश्योर करना कि जो चाइल्ड है वो एम्प्लॉयड ना हो किसी ऑक्यूपेशनल प्रोसेस में प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। उसी के साथ इन्फोर्समेंट का कोऑर्डिनेशन करना कि जो एक्ट है वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड होकर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, ऑपरेशंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, रिहैबिलिटेशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये भी पूरा किसका काम है, डीएम का काम है। रिहैबिलिटेशन एंड वेलफेयर इंश्योर करना कि जो चिल्ड्रन है, स्पेशली जो रेस्क्यूड चिल्ड्रन है, उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स पे भेजा जाए, उनके वेलफेयर से रिलेटेड चीजें हैं वो भी डीएम मेक श्योर करेंगे। और मॉनिटर करना, रिपोर्ट करना, रिस्पॉन्सिबल रहना कि जो भी रिपोर्ट्स बन रही है, रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, उसको भेजना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास, वो भी किसका काम है, वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम है। उसके बाद आते हैं कंट्रीब्यूशन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में, तो डीएम का रहता है कि डेटरेंस और इन्फोर्समेंट में अगर वो टाइम टू टाइम क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, पूरी चीजें अपना डेटा रखेंगे, तो उससे क्या होगा, इन्फोर्समेंट एक्ट का बेटर होगा। उसी के साथ साथ प्रोटेक्शन और रिहैबिलिटेशन में अगर वो बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रिहैबिलिट कर रहे हैं, वेलफेयर में काम कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो फुलफिल कर रहे हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल 24 एंड आर्टिकल 21A। उसी के साथ साथ लोकलाइज्ड कंट्रोल रहता है उनके पास कि किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट में काम होना है, किस तरीके ऑफेंस हो रहे हैं, वो सारे पे नजर उनकी रहती है। कंक्लूजन की बात करें तो इंस्पेक्टर्स और जो डीएम है वो बैकबोन है इस एक्ट के। अगर एक्ट बना दिया लेकिन एक्ट की प्रॉपर अथॉरिटीज ही नहीं है तो फिर उसका मतलब नहीं है। तो डीएम और जो इंस्पेक्टर्स हैं वो मेन क्या है, पर्संस हैं, मेन सुपर हीरोज हैं इस एक्ट के, जो कि इस एक्ट को पूरी तरीके से इन्फोर्स करने में क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट
लेबर 2 का हमारा लेक्चर 5 एंड हमारा लेबर 2 हो चुका है। अब हम लेबर 1 भी करेंगे और उसके साथ जो बाकी लॉज हैं जो और 2 वगैरह वो सब भी हम करेंगे, ठीक है। उसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्लीज कोई भी डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा या तो मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखो और ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।